उसके बाद अध्या को वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट पर डाल दिया जाता है और उसमें सामने आता है कि अध्या सिंह का 70 से 80% तक ब्रेन डैमेज हो चुका है। अध्या सिंह के पेरेंट्स के पास आता है 15.59 लाख रुपीस का बिल। ये दोनों बीमारियां उस समय पर बच्चों में बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी और इसी की वजह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से ओवरलोडेड था। पाइप्स में लिक्विड ऑक्सीजन आना बंद हो जाती है। हॉस्पिटल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी रीजन से बच्चों की मौतों की संख्या 3 दिन के अंदर ही 60 तक पहुंच चुकी थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। ज़्यादा देर न लगाते हुए शुरू करते हैं वीडियो। समय था अगस्त 2017। द्वारका में एक 7 साल की बच्ची आध्या सिंह अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उनके पिता का नाम जयंत सिंह था। अचानक ही आध्या को बुखार आने लगती है और बॉडी पेन शुरू हो जाता है। आध्या के पेरेंट्स आध्या को वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल रॉकलैंड हॉस्पिटल ले जाते हैं। रॉकलैंड हॉस्पिटल में आध्या सिंह को 2 दिन तक रखा जाता है, लेकिन फिर भी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। उसके बाद रॉकलैंड हॉस्पिटल की तरफ से पेरेंट्स को ये नसीहत दी जाती है कि आध्या सिंह को आप गुड़गांव में मौजूद एक जाने माने हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाएं, वहां उसका अच्छे से इलाज होगा। पेरेंट्स इस बात को मान लेते हैं और आध्या सिंह को लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां आध्या सिंह को एडमिट कर लिया जाता है। एडमिट करने के बाद आध्या का इलाज शुरू होता है। 2 दिन बाद आध्या को आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। इलाज तो चालू हो जाता है, लेकिन आध्या सिंह के पेरेंट्स को डॉक्टर्स की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है आध्या सिंह की तबीयत के बारे में। साथ ही हॉस्पिटल की तरफ से उस दौरान कई अननेसेसरी टेस्ट और स्कैन्स कराए गए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आध्या सिंह के पेरेंट्स का कहना था। साथ ही आध्या सिंह के पेरेंट्स को मजबूर किया गया कि वो बाहर की मेडिकल से कोई भी दवाइयाँ न लें। जो भी वो दवाइयाँ लें वो हॉस्पिटल की इन हाउस फार्मेसी से ही लें, जो कि बाहर के मेडिकल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। उसके बाद आध्या को वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट पर डाल दिया जाता है। आध्या सिंह को 29 अगस्त 2017 को फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 14 सितंबर को आध्या सिंह का एमआरआई स्कैन होता है और उसमें सामने आता है कि आध्या सिंह का 70 से 80% तक ब्रेन डैमेज हो चुका है। ये सब देख के आध्या सिंह के पेरेंट्स को समझ आता है कि यहाँ इलाज पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, यहाँ सिर्फ पैसे बनाने पर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद आध्या सिंह के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो आध्या सिंह को लेकर दोबारा रॉकलैंड हॉस्पिटल, यानी जहां आध्या सिंह को पहले ले गए थे उसी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आध्या सिंह को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया, लेकिन फिर आध्या सिंह के पेरेंट्स ने लामा पर साइन करके, लामा यानी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी अगर कोई अभिभावक अपने पेशेंट को ले जाना चाहता है डॉक्टर की अनुमति के बिना, वो इस लामा पर साइन करके ले जा सकता है। ये सब प्रक्रिया होने के बाद जब आध्या सिंह को ले जाने की बारी आती है तब हॉस्पिटल अपनी तरफ से एम्बुलेंस प्रोवाइड करने के लिए भी मना कर देता है। उसके बाद आध्या के पेरेंट्स प्राइवेट एम्बुलेंस अरेंज करते हैं। डॉक्टर विकास शर्मा, जो आध्या सिंह के मेन डॉक्टर थे, उन्होंने वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स निकाल दिए, जिसके 2 मिनट बाद ही आध्या सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद आध्या सिंह के पेरेंट्स के पास आता है 15.59 लाख रुपीस का बिल। उसके बाद आध्या सिंह के पेरेंट्स की तरफ से 2 महीने तक कुछ नहीं किया जाता है। 2 महीने बाद आध्या सिंह के पिता यानी जयंत सिंह ने डिसाइड किया वो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आध्या सिंह के पिता जयंत सिंह सारे सबूत इकट्ठा करके मीडिया के सामने लाते हैं और उसमें सबसे बड़ा सबूत था 20 पन्नों का वो 15.59 लाख रुपीस का बिल। बिल में कुछ चीजें मेंशन थी, मीडिया में हाईलाइटेड हुई थी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रख लेना है कि आध्या सिंह टोटल फोर्टिस हॉस्पिटल में 15 डेज के लिए एडमिट थी। तो बिल में मेंशन कुछ चीजें ऐसी थी। सबसे पहला तो 660 सिरिंजेस 15 दिन में। दूसरा था 2700 ग्लव्स 15 दिन में। अगर आप हिसाब लगाएं पर डे के हिसाब से तो फिर भी 660 सिरेंजेस का होता है पर डे के हिसाब से 44 सिरेंजेस। ऐसे ही ग्लव्स का है, 15 दिन में पर डे के हिसाब से देखा जाए से 180 ग्लव्स आते हैं। आपको ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है कि एक पेशेंट के ऊपर पर डे 44 सिरेंजेस यूज़ हो रहे हों और साथ ही 180 ग्लव्स यूज़ हो रहे हों? ये तो कहीं से भी पॉसिबल या प्रैक्टिकल नहीं लगता है। उसके अलावा 2,70,000 टेस्ट और स्कैन्स के ऐड किए गए थे। इसके अलावा और भी बहुत से चार्जेस ऐड किए गए थे, जैसे आईसीयू चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस, जो कि रियल प्राइसेस से बहुत ही ज़्यादा थे। तो ये हाल है हमारे इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जहाँ किसी मासूम की जान से ज़्यादा पैसों को महत्व दिया जाता है। आइए अब एक दूसरी ऐसी ही कहानी सुन लेते हैं। ये कहानी भी अगस्त 2017 की ही है। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से ओवरलोडेड था। उस टाइम वहाँ पर आसपास के एरिया में 2 बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। एक बीमारी थी जापानीज एंसेफेलाइटिस और दूसरी थी एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। आम भाषा में कहें तो बच्चों में जो दिमागी बुखार होता है।
ये दोनों बीमारियां उस समय पर बच्चों में बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी और इसी की वजह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से ओवरलोडेड था। इसका ओवरलोडेड होने का मेन रीज़न ये भी था क्योंकि वहाँ के आसपास के लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसी रीज़न से ये हॉस्पिटल और ज़्यादा ओवरलोडेड था। ऑलरेडी स्टाफ की कमी थी और ऐसी ही हालत में 10 अगस्त 2017 को शाम करीब 7:30 बजे पाइप्स में लिक्विड ऑक्सीजन आना बंद हो जाती है। हॉस्पिटल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बलवंत गुप्ता जो ऑक्सीजन सप्लाई इंचार्ज थे, उनका कहना था कि केवल 52 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल में मौजूद थे, जो कि शाम 7:30 बजे से रात के करीब 11:30 बजे तक चल पाए। उसके बाद रात भर पेरेंट्स और नर्सेस ने मिलकर एम्बूबैग्स के जरिए मैनुअल ऑक्सीजन पंप की। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से रात 7:30 बजे से सुबह तक करीब 30 बच्चों की मौत हो चुकी थी। ये ऑक्सीजन सप्लाई 10 अगस्त शाम 7:30 बजे से बंद हुई थी और वापस चालू हुई 13 अगस्त करीब दोपहर 2 बजे, यानी करीब 54 घंटे ये ऑक्सीजन बंद थी। इस बीच कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज करने की कोशिश की गई, कुछ अरेंज हुए भी, लेकिन जो अरेंज हुए वो काफ़ी नहीं थे। इसी रीज़न से बच्चों की मौतों की संख्या 3 दिन के अंदर ही 60 तक पहुंच चुकी थी। अब ये जान लेते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद क्यों हुई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम था पुष्पा प्राइवेट सेल्स लिमिटेड। कंपनी ने फरवरी 2017 से अगस्त 2017 तक 7 रिमाइंडर भेजे। उसके अलावा एक फाइनल नोटिस भी भेजी गई थी जिसमें साफ वार्निंग थी कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाएगी। लेकिन किसी भी ऑफिशियल ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना पेमेंट की गई और ना कंपनी को कोई जवाब दिया गया, और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। कई सारे बेगुनाह मासूमों की जान चली गई। कंपनी के एग्रीमेंट में था बिल कभी भी 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में टोटल बिल 68.69 लाख तक पहुंच चुका था। उसके बाद सरकार अपनी गलतियों को छुपाने में लग जाती है। 10 अगस्त की शाम से 11 अगस्त की सुबह तक जो मौतें हुई थी उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस हॉस्पिटल में 18 से 20 तो मौतें रोज होती रहती हैं, ये मौतों की संख्या सामान्य है। ये कहना था वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आता है जिसमें उन्होंने सेम चीज़ें कही कि ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें नहीं हुई हैं, ये इन बीमारियों की वजह से मौतें हुई हैं। हाँ, ये बात सही है कि उस हॉस्पिटल में 10 से 15 रोज मौतें होती रहती थी, लेकिन ये नंबर्स 10 अगस्त की शाम से 11 अगस्त की सुबह तक इतनी अचानक बढ़ कैसे गई। ये है डेली डाटा 5 अगस्त से 15 अगस्त तक का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होने वाली मौतों का। देखिए कैसे 10 अगस्त जिस दिन ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई थी उस दिन कैसे अचानक से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो सरकार से जुड़े हुए थे, उन्हें बचाने की कोशिश गई और सारा आरोप प्रिंसिपल राजीव मिश्रा और काफिल खान पर थोप दिया गया, जिनके ऊपर सच में कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिनकी सच में गलती थी। सरकार ने उन्हें पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की। उसका रीजन क्या था कि वो सरकार से जुड़े हुए लोग थे। ये हाल हमारे गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम का। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई मासूमों की जानें जा रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन इंसिडेंट्स को होने का सबसे मेन रीजन है फंडिंग की कमी। इंडिया अपने जीडीपी का केवल 1.2% अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट करता है। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, इक्विपमेंट्स आउटडेटेड हैं और स्टाफ की शॉर्टेज है। WHO का रिकमेंडेशन है कि किसी भी देश को अपना हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा रखने के लिए अपने देश की जीडीपी का कम से कम 5% हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इंडिया कितना करता है? सिर्फ 1.2%। एक तो फंडिंग की कमी तो है ही अपने देश में, और दूसरा रीजन हो जाता है इसके ऊपर से भी करप्शन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाले केस में भी ऐसे कुछ एलिगेशंस लगे थे कि पेमेंट्स क्लियर करने के लिए ऑफिशियल्स ने कंपनी से 10% का कमीशन मांगा था, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए कोई भी जेन्युइन सोर्स नहीं मिला है, इसलिए ये बात वेरीफाई नहीं हो पाई है कि ये सिर्फ एलिगेशंस है या इनमें सच्चाई भी है। दूसरा रीजन है, जैसा यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाले के केस में देखने को मिला, कि जो भी सरकार से जुड़े हुए लोग होते हैं, कोई भी क्राइम करे उनको सजा नहीं होती है। जैसे कि पुष्पा प्राइवेट सेल्स लिमिटेड ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कई रिमाइंडर्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनके ऊपर जांच होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में क्या हुआ, उनको खुद जांच करने का अधिकार दे दिया गया और उनके ऊपर कोई भी जांच नहीं हुई। सरकार ने उनको सीधे सीधे बचा लिया।
क्योंकि वो सरकार में जुड़े हुए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, जितना हो सके उतना। पेशेंट की जान बचाना तो उनके पास सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है। इंडिया में हेल्थ केयर रेगुलेशंस बहुत ही वीक हैं। जैसे फोर्टिस के केस में देखा गया, वो अननेसेसरी टेस्ट, फोर्स्ड फार्मेसी परचेज, इन्फ्लेटेड बिल्स, ये सब इंडिकेटर हैं वीक हेल्थ केयर रेगुलेशंस के। कुछ डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें टारगेट्स दिए जाते हैं। देखिए एक डॉक्टर का इसमें क्या कहना था। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती करो, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? डॉक्टर्स को भी मजबूर किया जाता है ऐसे लूट करने के लिए। दूसरा रीजन है लैक ऑफ प्राइस रेगुलेशन। इंडिया में मेडिकल सर्विसेज पर कोई भी स्टैंडर्ड प्राइसिंग सेट नहीं है। कोई भी कंट्रोल नहीं है कि किन सर्विसेज पर हॉस्पिटल कितना तक चार्ज कर सकते हैं। तीसरा रीजन है एक आम आदमी के पास इतनी मेडिकल नॉलेज ही नहीं होती, और इसी का फायदा ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स उठाते हैं और अननेसेसरी प्रोसीजर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। दोस्तों अब देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ अपने हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे मैनेज करती हैं और हम उनसे सीख क्या सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है जर्मनी का। जर्मनी में कंपलसरी हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम होता है। सबको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है लो इनकम ग्रुप्स के लिए। प्राइवेट और पब्लिक दोनों हॉस्पिटल्स प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं, प्राइस कंट्रोल्स हैं और बिलिंग ट्रांसपेरेंसी कंपलसरी है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास जापान का है। जापान में यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज है, जो कि 99% पॉपुलेशन को कवर करता है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल्स मेंटेन करती है। रिजल्ट ये है कि जापान में हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और लोएस्ट हेल्थ केयर कॉस्ट है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। फॉरेन कंट्रीज से सबसे बड़ी सीखने वाली चीज़ है वो अपने जीडीपी का 7 से 10% अपने हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करती है। वहीं पर इंडिया अपने जीडीपी का केवल 1.2% इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं सरकार इन सब चीज़ों में सुधार कैसे ला सकती है। सरकार को सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एजेंसी बनानी चाहिए जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों को प्रॉपरली मॉनिटर करें। जैसे सेबी स्टॉक मार्केट को और आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करती है। ये अथॉरिटी प्राइसिंग, बिलिंग, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सबको मॉनिटर करे और अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करे। कॉमन प्रोसीजर्स के लिए स्टैंडर्ड रेट फिक्स करने चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज, टेस्ट सबके लिए रेगुलेटेड सेलिंग प्राइस होने चाहिए, यानी कि इस रेट से ज़्यादा कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर चार्ज नहीं कर सकता है। और 40 जैसे केसेस को रोकने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर बजट 1.2% से बढ़ाकर कम से कम 5% करना चाहिए, जो कि WHO का भी रिकमेंडेशन है। और उसके अलावा सरकार को मेडिकल सीट्स भी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके रूरल एरियाज़ में। करेंटली इंडिया पर 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो कि बहुत ही कम है। WHO का रिकमेंडेशन है 1000 व्यक्तियों पर कम से कम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। हर हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उन पर रेगुलर बेसिस पर थर्ड पार्टी चेकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी आम आदमी के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके पास आसानी से शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए, आसानी से शिकायत करने की पावर होनी चाहिए और आसानी से और समय पर उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो अपराधी है उसको समय पर और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तभी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सुधर पाएगा। तो ये मेरे कुछ सजेशंस थे जो सरकार अपना सकती है और हेल्थ केयर सिस्टम को सुधार सकती है। अब एक आम आदमी इस पर क्या कर सकता है। जैन सिंह आध्या के पिता, जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, ऐसे ही अगर आपके आसपास कुछ होता है और फिर आपके साथ ऐसा होता है तो आप भी सोशल मीडिया या मीडिया की हेल्प ले सकते हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। इसके अलावा आप लोकल लेवल पर भी शिकायत कर सकते हैं। आम आदमी के पास आज के समय पर केवल 2 ही पावर हैं, एक सोशल मीडिया और दूसरा वोटिंग करने की पावर। और एक आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका एक वोट। इसीलिए जब भी आप किसी नेता को वोट दे रहे हों तो आप यही प्रेफर करिए कि वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करे, या फिर उसने पास्ट में इन सब चीज़ों पर काम किया हो। अपना वोट कभी भी जाति या धर्म के नाम पर मत दें। दोस्तों, हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और कॉमन सिटीजन सबको मिलकर काम करना होगा। याद रखिए, हेल्थ केयर सिर्फ एक सर्विस नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, ये हमारा अधिकार है।
इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही कमेंट्स में अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।